Hey friends, in this video we are going to study about replication of DNA in eukaryotes. In the previous video we have already covered the replication of DNA in prokaryotes. We know that the replication process of DNA occurs in total 3 stages, which is initiation, elongation and termination. Here we have certain difference of replication of DNA between prokaryotes and eukaryotes, and we will discuss it when we will be studying this whole process of replication. So first of all, in case of eukaryotes, we see that there is the presence of nucleus uh, instead of nucleoid that we have seen in the prokaryotes. तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस के अंदर जो है रेप्लिकेशन प्रोसेस देखते हैं डीएनए की, जबकि प्रोकैरियोट्स में हमने साइटोप्लाज्म में जो है वो रेप्लिकेशन प्रोसेस देखी थी. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है, जबकि यूकैरियोट्स के पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है. और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वहाँ पे जो हमारे पास डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है, उसके अंदर उसकी रेप्लिकेशन होती है. दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास यहाँ पे डीएनए है, दैट इज लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जबकि प्रोकैरियोट्स के पास सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था. तो यहाँ पे जो लीनियर डीएनए है, इट इज़ वेरी एक्सटेंसिवली कॉइल्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स. वी नो दैट हिस्टोन प्रोटीन्स कॉइल्स द डीएनए एंड कॉम्पैक्ट इट. तो उसकी कॉम्पैक्शन में जो है बहुत मदद करती है, जबकि प्रोकैरियोट्स के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता. इंस्टेड ऑफ हिस्टोन्स दे यूज पॉलीएमाइन्स. तो यूकैरियोट्स के अंदर जो है एक्सटेंसिव कॉइलिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण रेप्लिकेशन जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाती है या थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास डीएनए होता है वो लीनियर तो है, बट उसके पास जो है मल्टीपल ओराए हैं. क्योंकि जब भी हम रेप्लिकेशन प्रोसेस देखते हैं तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑलवेज स्टार्ट विद ए पॉइंट विच इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराए होता है वो मल्टीपल पॉइंट्स पे प्रेजेंट हो सकता है, अनलाइक प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स के पास सिर्फ एक ओराई प्रेजेंट होता है पूरे डीएनए में, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल ओराई प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वी से देम एज मल्टी रेप्लिकॉनिक. सो यूकैरियोट्स जो होते हैं मल्टी रेप्लिकॉनिक होते हैं. अब यहाँ पे हमें पता है कि 3 स्टेजेस होती हैं रेप्लिकेशन की, विच इज़ इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनिशिएशन से. यहाँ पे जो इनिशिएशन है वो 2 अलग अलग फेजेस में होती है इंस्टेड ऑफ जस्ट 1 फेज. जैसा कि हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था कि सिर्फ एस फेज से जो है शुरुआत हो जाती है इनिशिएशन की, बट यहाँ पे जो इनिशिएशन है वो दो फेजेस में होती है. तो पूरे के पूरे एक सेल के साइकिल में जो इंटरफेज में 3 फेजेस होते हैं, विच इज G1, S एंड G2 फेज, उसमें से G1 और S फेज जो है वो इनिशिएशन में मदद करता है. तो यहाँ पे इनिशिएशन की जो शुरुआत है वो दरअसल G1 फेज में होती है. अब G1 फेज में जो हमारे पास डीएनए होता है सेल के पास, वो उसमें क्या होता है, जो ओराए होता है, दिस इज होल डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ओराए. तो यहाँ पे हम एक ओराई के साथ दिखाते हैं, जबकि मल्टीपल ओराई प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे जो ओराई है वो एक एटी रिच रीजन है, मतलब उसके पास एडिनाइन और थाइमाइन बहुत सारा है. तो इनकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है ओराई की. तो इस तरह से जो है ये जो है ओराई, ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का, ओराई की तरह काम करता है. अब ओराई जो है वो उसके पास जो है इस पूरे के पूरे सिस्टम के पास कुछ प्रोटीन्स के या एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो ओराई पे आके बाइंड करते हैं और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. यहाँ पे अभी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बना, इट इज प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. जितने भी प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो भी यहाँ पे यूज होना है पूरी की पूरी रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर, तो वो ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे सिंथेसाइज किए जाते हैं इन द G1 फेज. G1 फेज में हम देखते हैं कि हमारे पास 2 काइनेज एंजाइम्स होते हैं. इनका नाम है CDK एंड DDK. CDK रिप्रेजेंट्स
cyclin dependent kinase, while DDK stands for DDF4 dependent kinase. तो दोनों जो है काइनेज हैं, तो काइनेज का काम होता है टू फॉस्फोराइलेट, तो ये फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं. G1 फेज के अंदर CDK एंड DDK की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है, तभी ये G1 फेज शुरू होता है. तो G1 फेज में सबसे पहले ओराई पे आके बाइंड करता है ORC. यहाँ पे ORC हमारे पास होता है. सबसे पहली बाइंडिंग होती है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स की. ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये ATPase एक्टिविटी शो करता है. ATPase एक्टिविटी का मतलब ये है कि ये एक मॉलिक्यूलर मोटर की तरह एक्ट करता है जो कि एनर्जी डिराइव करता है फ्रॉम ATP हाइड्रोलिसिस विच इज़ यूज्ड इन रेप्लिकेशन. तो रेप्लिकेशन को एनर्जी जो चाहिए होती है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें प्रोवाइड करने का काम करता है ORC which first binds to the ORI site. So this ORC is actually a molecular motor that initially binds to the ORI. अब ORC bind करने के बाद क्या होता है, this in turn recruits another complex which we say as CDC6 and CDT1 complex. तो ORC के बाद जो ओराई रीजन पे बाइंडिंग होती है वो CDC6 एंड CDT1 की होती है. ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है जो कि हेलिकेज लोडर का काम करता है, यानी कि जो हेलिकेज एंजाइम है उसको लोड कराने में मदद करता है. तो सबसे पहले CDC6 एंड CDT1 आके यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं. यहाँ पे CDC6 हमारे पास होता है सेल डिवीजन साइकिल 6 एंड CDT1 it stands for chromatin licensing and DNA replication factor 1. तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे हमें ये दो कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है एज अ हेलिकेज लोडर? रीज़न ये है कि जो CDC6 है इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है. तो इसकी मदद के लिए CDT1 जो है रिक्रूट होता है, क्योंकि ये जो है CDC6 की डिग्रेडेशन होने से बचाता है. तो इसीलिए CDC6 एंड CDT1 जो है वो एक साथ एक कॉम्प्लेक्स की तरह आते हैं और ORC के बाद जो है ये दोनों रिक्रूट हो जाते हैं ऑन दी ओराई साइट. यहाँ पे हमारे पास ये जो है हेलिकेज लोडर का काम कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि इसके लगने के बाद हेलिकेज आ जाता है, हेलिकेज लोड हो जाता है. तो this in turn loads the helicase on the ORI site, and over here the helicase is MCM227 complex. तो MCM227 complex act as a helicase. अब helicase क्या होता है हमारे पास? helicase हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करता है बिटवीन द बेस पेयर्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA. तो DNA जो डबल स्टैंडर्ड DNA है उनके जो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनको कट करने का, क्लीव करने का काम करता है MCM227. Here MCM227 complex it stands for mini chromosome maintenance complex. This is mini chromosome maintenance complex 227, right? तो ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट जो है ओराई रीजन के ऊपर, ओराई साइट के ऊपर हुई है, और इस पूरे को हम बोलते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स दैट अकर्स इन द G1 फेज व्हेन CDK एंड DDK concentration is very low. But after the formation of pre-initiation complex, there is increase in the CDK and DDK concentration, due to which this pre-initiation complex now changes into the initiation complex. मतलब अब initiation की शुरुआत हो चुकी है, and this in turn changes the phase from G1 to the S phase. तो अब ये जो ओराई है, ओराई रीजन के ऊपर ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है, जब ये पूरा बन जाता है, हेलिकेज भी लोड हो चुका है इसके ऊपर, तो उसके बाद ये कंसंट्रेशन जो है काइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ये G1 फेज से S फेज में जाके आ जाता है.
तो जैसे ही अब ओराई जो है एस फेज में एंटर करता है, तो हमें पता है सीडीके एंड डीडीके का काम है काइनेज एक्टिविटी शो करना। और काइनेज एक्टिविटी में क्या होता है, ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोराइलेट करने का काम करता है। तो सीडीके और डीडीके के कारण क्या होगा, ये MCM227 कॉम्प्लेक्स विच इज अ काइंड ऑफ हेलिकेज, इट गेट्स फॉस्फोराइलेटेड। ORC भी क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेटेड। एंड CDC6 भी क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेटेड। अब इनके फॉस्फोराइलेशन से कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं CDT1 के अंदर। CDT1 जो है, अब जो है आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ये क्या हो जाएगा, इट वॉन्ट बी एबल टू रिक्रूट एनी इनिशिएटर प्रोटीन। कोई भी अब इनिशिएटर प्रोटीन रिक्रूट नहीं हो सकता आफ्टर एंटरिंग इनटू द एस फेज। तो एस फेज में आने के बाद CDT1 जो है ना किसी नए प्रोटीन को रिक्रूट कर सकता है, और इसको जो है इनिबिट किया जा सकता है बाय द जेमिनिन प्रोटीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द CDT1 कैन बी इनिबिटेड बाय जेमिनिन प्रोटीन। उसके बाद हम देखते हैं CDC6, जो कि हमारे पास ये जो है एक हेलिकेज लोडर का कॉम्प्लेक्स है। ये भी फॉस्फोराइलेट होने के बाद एस फेज के अंदर जो है डिग्रेड हो जाता है। ORC जो कि एक हमारे पास मॉलिक्यूलर मोटर है, ATPase एक्टिविटी शो करती है, विच इज ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ये भी फॉस्फोराइलेट होने के बाद अब इनएक्टिवेट हो जाती है। मतलब अगर ये इनएक्टिव हो जाएगी तो फर्दर इसके ऊपर और ज़्यादा रिक्रूटमेंट अब नहीं हो सकती। तो मतलब ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स हम देख रहे हैं डिग्रेड हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। पर यहाँ पे अब हमारे पास हेलिकेज है, और हेलिकेज का काम है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को यहाँ से ब्रेक करना। तो ये जो MCM227 कॉम्प्लेक्स है, ये जैसे ही फॉस्फोराइलेट होता है तो ये क्लीव करने का काम करता है, और उसके अलावा इसका काम होता है रिक्रूट करना दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस को, जिनको हम बोलते हैं जिन्स एंड CDC45। MCM अब ये इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। MCM अब जो फॉस्फोराइलेटेड है वो एस फेज के अंदर रिक्रूट करता है जिन्स एंड CDC45 को। यहाँ पे जो CDC45 है ये MCM पर रिक्रूट होती है विद द हेल्प ऑफ SLD3 एंड SLD7 कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, CDT45 को रिक्रूट कराते हैं MCM के ऊपर, और जिन्स जो है वो नॉर्मली रिक्रूट हो जाता है MCM के साथ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम MCM जो कि एक हेलिकेज है उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओराई साइट है। अब ओराई साइट में ये MCM227 फॉस्फोराइलेटेड बचा हुआ है। इसने क्या किया है कि CDC45 को विद द हेल्प ऑफ SLD3 एंड SLD7 कॉम्प्लेक्स अपने ऊपर रिक्रूट कराया है, और जिन्स भी जो है वो रिक्रूट हो चुका है। ये जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि MCM के साथ रिक्रूट हो जाते हैं, और ये तीनों मिलके जो है ओराई साइट के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं CMG कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो C है इट डिनोट्स CDC45, M denotes MCM227 complex, while G denotes GINS. So this is CDC45 MCM GINS complex. यहाँ पे जो हम जिन्स बोल रहे हैं, ये जिन्स जो है एक तरह का को एक्टिवेटर है इनिशिएशन का। तो इनिशिएशन में को एक्टिवेटर का काम करता है जिन्स। तो अब ये जो हमारे पास पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, अब ये किस काम आता है, याद रखना ये ओराई साइट की ही बात चल रही है। तो ओराई साइट पे अब ये CMG कॉम्प्लेक्स बन गया है। नाउ दिस CMG कॉम्प्लेक्स इट हेल्प्स टू मेल्ट DNA। यहाँ पे मेल्टिंग का मतलब है कि DNA को भी खोलना शुरू करता है, इसकी जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको अनवाइंड करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे CMG कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, CMG कॉम्प्लेक्स कुछ काम करेगा। पहला काम ये है कि इट विल रिक्रूट MCM10 एंड CFT4 प्रोटीन्स। यहाँ पे प्रोटीन्स बहुत सारे आ रहे हैं तो हमें इनको आराम से याद रखना है। ये जो CMG कॉम्प्लेक्स है ये रिक्रूट करेगा MCM10 एंड CTF4 प्रोटीन्स को, और ये फर्दर रिक्रूट करते हैं RPA एंड DNA पॉलीमरेज अल्फा। तो
तो ये हमारे पास एक चेन बन गई है। तो अब हम देखते हैं कि ये आरपीए क्या होता है एंड व्हाट्स द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। तो सबसे पहले आरपीए की बात करते हैं। आरपीए हमारे पास होता है रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, ये जो है आरपीए, इट इज इक्वलेंट टू सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो हमने पढ़ी थी प्रोकैरियोट्स की रेप्लिकेशन के अंदर। तो वहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो वहाँ पे जो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का काम होता है टू प्रिवेंट द री एनीलिंग। तो ये क्या करते हैं कि फिर से डीएनए जो है खुद को कॉइल ना कर ले, अभी जो नया नया रेप्लिकेशन बबल खुला है वो फिर से खुद को कॉइल ना कर ले, उससे बचने के लिए वो प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रैंड्स पे लग जाते हैं दोनों डीएनए के टेम्पलेट्स के, और वो खींचते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट खींचते हैं, सो दैट उनकी फिर से हेलिक्स मतलब कि फिर से कॉइलिंग ना हो जाए, फिर से वो री एनील ना हो जाए। सो आरपीए का काम क्या है? टू प्रिवेंट री एनीलिंग। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पे ओराई साइट के अंदर ये जो सीएमजी कॉम्प्लेक्स है, इसने अपना काम करके रिक्रूट कर दिया आरपीए को एंड डीएनए पॉलीमरेज अल्फा को। तो आरपीए सबसे पहले हम देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे एक रेप्लिकेशन, क्योंकि अब ये खुल गया है, ये जो हमारे पास एमसीएम था या सीएमजी कॉम्प्लेक्स था, ये इस तरफ चलते हुए बॉन्ड्स को ये जो है तोड़ता जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, और इस तरह से हमारे पास एक रेप्लिकेशन का बबल खुल चुका है। तो इस रेप्लिकेशन बबल के अंदर हम देखते हैं कि जैसे ये खुलता है इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स लग जाते हैं जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। ये करता है, ये प्रिवेंट करता है री एनीलिंग, मतलब फिर से ये हेलिक्स ना बन जाए, फिर से कॉइल ना कर ले खुद को, बिकॉज ऑफ द टेंशन क्रिएटेड ऑन दीज टू साइड्स ऑफ द स्ट्रैंड्स। क्योंकि जब ये खुलेगा तो यहाँ पे जो है सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, तो सुपर कॉइलिंग होने के कारण इसमें फिर से टेंशन क्रिएट होगी और ये फिर से खुद को कॉइल कर लेगा। तो उससे बचाने के लिए आरपीए लग जाता है, विच इज इक्वलेंट टू सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स इन प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे आरपीए लगने के बाद ये खुल गया, राइट। ये हमारे पास एक रेप्लिकेशन बबल दिख गया। अब इस रेप्लिकेशन बबल के अंदर जो है काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। सबसे पहला जो हमारे पास एंजाइम जो है वो रेप्लिकेशन के अंदर शुरुआत करता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। वैसे तो टोटल जो है यहाँ पे पॉलीमराइजेशन के लिए वी हैव डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, बट सबसे मेन जो हम एंजाइम यहाँ प्रेफर होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बहुत यूनिक है। ये इसकी जो है टोटल 4 सब यूनिट्स होती हैं और ये बहुत ही लो प्रोसेसिविटी वाला होता है, मतलब ये जो है बहुत एक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाता। 4 सब यूनिट्स का बना होता है जिसमें से 2-2 सब यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। उसमें से भी जो 2 सब यूनिट्स होती हैं वो प्राइमेज की तरह एक्ट करती हैं, जबकि जो बाकी बची 2 सब यूनिट्स होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स, जो पहले शुरुआती 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको ऐड कराने में मदद करती हैं। यहाँ पे जो प्राइमेज है, प्राइमेज हमारे पास एक एंजाइम होता है जो कि आरएनए प्राइमर को रिक्रूट कराता है ऑन दी डीएनए स्ट्रैंड। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर को रिक्रूट कराने का काम भी कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ये चीज़ यूनिक है यूकैरियोट्स में एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ये प्राइमेज का काम होता है वो डीएनए जी करता है, जबकि अब यूकैरियोट्स के अंदर यही काम कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। तो यहीं से हम यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं कि किस तरह से रेप्लिकेशन में डिफरेंस आता है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आरपीए लगने के बाद ये जो रेड कलर के हमारे पास ये प्राइमर लग गए हैं, ये प्राइमर कौन लगा रहा है? ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ही ये प्राइमर लगा रहा है। उसकी जो 2 सब यूनिट्स हैं वो प्राइमेज की तरह एक्ट कर रही हैं, तो ये आरएनए प्राइमर लगा रहा है। उसके बाद आगे जो 3 हमने ग्रीन कलर की जो ये आगे फर्दर जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया है, ये बनाया जाता है बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की बाकी बची 2 यूनिट्स का, जो कि 20 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कराने में मदद करती हैं।
यहाँ पे हम एक चीज़ का ध्यान जो है वो रखना पड़ता है आरएनए प्राइमर को, कि जो आरएनए प्राइमर है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही लगाया जा सकता है। तो आरएनए प्राइमर हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम तक ही लगता है, इसी डायरेक्शन में लगता है, इसके अलावा दूसरी डायरेक्शन में नहीं लग सकता। तो हम, क्योंकि हमारे पास ये जो पेरेंट डीएनए है, हमें पता है कि पेरेंट डीएनए जो है वो एंटी पैरेलल होता है। मतलब अगर ये वाला 5 प्राइम एंड है तो उसके जो सामने वाला होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 3 प्राइम होगा। अगर ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा। तो यानी कि एंटी पैरेलल होते हैं। तो एंटी पैरेलल होने के कारण जो आरएनए प्राइमर है वो भी दो अलग अलग मतलब कि दोनों स्ट्रैंड पे अलग अलग तरीके से लगेगा। जिस साइड 3 प्राइम एंड होगा, राइट, उस साइड तो ये आराम से 5 प्राइम टू 3 प्राइम आराम से लीडिंग की फॉर्म में लग जाएगा। दूसरी साइड क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम है, तो ये यहाँ तो लग नहीं सकता शुरू में, तो ये पीछे से लगना शुरू होता है। तो यहाँ पे हमें तभी जो है आरएनए प्राइमर जो है वो एक जगह लीडिंग स्ट्रैंड बनाने में मदद करता है और दूसरी जगह लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। लैगिंग स्ट्रैंड इसलिए बनता है क्योंकि मल्टीपल आरएनए प्राइमर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेप्लिकेशन फॉर्क है। यहाँ हमारे पास एक टेम्पलेट जो है वो पोलैरिटी 3 प्राइम की शो कर रहा है, जबकि दूसरा जो है वो 5 प्राइम की शो कर रहा है। तो 3 प्राइम वाले में जो प्राइमर लगता है वो यहाँ से एक बार लग गया और यहाँ पे हमारे पास 3 प्राइम एंड जो है ओपन एंड होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि बेस पेयरिंग बहुत आराम से कर सकता है बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स के ऊपर, और यहाँ पे जो है न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन कर सकता है, राइट। और आगे जो है बाकी जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स का काम होता है, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 3 प्राइम एंड था, तो यहाँ तो आरएनए प्राइमर बड़े आराम से लग गया। लेकिन क्योंकि ये 5 प्राइम एंड है तो यहाँ पे तो ये लग नहीं सकता, तो ये पीछे से लगेगा। जब पीछे से लगेगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन यहाँ तक आके रुक जाएगा, तो पीछे फिर खाली रह गया। तो फिर से इसको यहाँ पे लगना पड़ेगा। यहाँ पे प्राइमर लगेगा तो फिर इस डायरेक्शन में आके यहाँ तक रुक जाएगा। फिर यहाँ लगेगा आरएनए प्राइमर, फिर इस डायरेक्शन में 5 to 3 तक जाते जाते यहाँ पे रुक जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और ये जो स्ट्रैंड है वो लैगिंग स्ट्रैंड का काम करता है, जबकि ये स्ट्रैंड जो है लीडिंग स्ट्रैंड का काम करता है। एक और बात यहाँ पे जो है, जब आरपीए लगता है तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुपर कॉइलिंग हो रखी है, तो सुपर कॉइलिंग से बचने के लिए और टेंशन थोड़ा कम करने के लिए हमारे पास रिक्रूट होता है एक और एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, वो निक क्रिएट करता है, यानी कि यहाँ पे कट्स बना देता है और कट लगा के डीएनए को थोड़ा सा जो है वो खोलता है, यानी कि उसकी जो सुपर कॉइलिंग हो रखी है उसको कम करके फिर से जो है जोड़ता है, और जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है। तो यहाँ पे टोपोआइसोमरेज कट करके थोड़ी सी टेंशन रिलीज करता है। तो यहाँ पे टोपोआइसोमरेज की भी रिक्रूटमेंट होती है। तो इस तरीके से हमारे पास इनिशिएशन की जो पूरी की पूरी स्टेप्स एंड स्टेजेस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। और यहाँ हम अगले स्टेप में देखेंगे कि एलोंगेशन में हमारे पास किस तरीके से अलग अलग एंजाइम्स जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, डेल्टा, ईटा, ये किस तरह से काम आते हैं और किस तरह से बेस पेयरिंग करते हैं। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू।